लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ भी नहीं रुकते। सिर्फ 2 साल के बाद ही 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के थ्रू वो पंजाब को पूरी तरह एनेक्स कर लेते हैं। आइए फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को भी समझते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49। दोस्तों, ये तो हमने समझा कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई ट्रीटी सिख्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी और सारी पावर्स अब ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के हाथों में आ चुकी थी। ऐसे में 1848 में हेनरी लॉरेंस मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज से इंक्रीज्ड रेवेन्यू की डिमांड करते हैं, लेकिन मूलराज ने न तो बढ़ा हुआ रेवेन्यू देने की बात मानी और न ही पुराना हिसाब किताब चुकता किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंट कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो देख लेंगे। तब ब्रिटिश रेजिडेंट डिसाइड करते हैं कि मूलराज को रिप्लेस करके किसी और को मुल्तान का गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन मुल्तान की जनता मूलराज के फेवर में थी। इसलिए मुल्तान के नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट पैट्रिक वैन जैग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन के साथ मुल्तान भेजा गया। जब ये मुल्तान पहुंचे तो वहां की जनता पहले से ही भड़की हुई थी। उन्होंने इन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की ह्यूमिलिएशन से परेशान पंजाब के लोगों को मूलराज में अपना नया लीडर मिल गया और जल्दी ही सिख ट्रूप्स ने भी मूलराज को ज्वाइन कर लिया और पंजाब में एक ओपन रिबेलियन की शुरुआत हो गई। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। पंजाब की स्थिति देखकर लॉर्ड डलहौजी ने डिसाइड किया कि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है पंजाब को एनेक्स करने का। उन्होंने पंजाब पर अटैक कर दिया और इस तरह सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी, जैसे कि बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियांवाला और बैटल ऑफ गुजरात। ये वॉर 1849 में एंड हुआ और सिख आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया और अब पंजाब भी ब्रिटिश कंपनी की एक टेरिटरी बन गया। दोस्तों, पंजाब के एनेक्सेशन के लिए कहा जाता है कि द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज नो एनेक्सेशन, इट वाज अ सेक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि 1846 की ट्रीटी में भैरोवाल के बाद से ब्रिटिश रेजिडेंट ही सही मायने में पंजाब को रूल कर रहे थे। सभी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके ही हाथों में थी। महाराजा दलीप सिंह तो माइनर थे और उनका सिर्फ नाम ही यूज हो रहा था। रिबेलियन सिख आर्मी ने किया था, न कि महाराजा या उनकी रीजेंसी काउंसिल। और महाराजा का रीजेंट होने के नाते ये ब्रिटिश रेजिडेंट की ड्यूटी थी कि वो मूलराज और सिख आर्मी के रिबेलियन को सप्रेस करें। महाराजा दलीप सिंह को तो किसी भी तरह इस रिबेलियन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। इसलिए इस बेसिस पर उनसे उनका किंगडम छीन लेना पूरी तरह अनजस्ट था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश कंपनी ने अपने फायदे के लिए पहले सिंध और फिर पंजाब दोनों से ही फ्रेंडली रिलेशंस बनाए और इसके बाद जब उन्हें सही मौका मिला तब इस फ्रेंडशिप को भूलकर उन्होंने इन्हें एनेक्स कर लिया। ये ब्रिटिश कंपनी के इंडिया में लास्ट एनेक्सेशंस थे। इसके बाद लगभग पूरी इंडियन टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आते हैं और फिर ग्रेजुअली यहाँ पर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा एम्पायर एस्टैब्लिश करने और उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ब्रिटिश गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स का। हम बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में एज अ क्लर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस पर सर्व करने के बाद फाइनली 1772 में इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। बंगाल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके तहत रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी राइट्स तो कंपनी मैनेज करती है, लेकिन निजामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के नवाब के पास ही रहती है।
1772 में गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था बंगाल में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करना। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के फाइनेंसेस और कॉमर्स को भी डेवलप करना था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज की वजह से काफी बुरी शेप में आ चुके थे। इनके गवर्नर बनने के कुछ समय बाद ही 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्लासी और बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर रूल करने लगती है। अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन न रहकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी थी। इसीलिए कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773